हेलो गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अविक फ्रॉम योर लिटरेरी वॉल से आपके सामने आप देख पाएंगे स्लाइड्स। आज हम बात करेंगे रशियन फॉर्मेलिज्म के ऊपर। पहली बात तो ये कि कुछ नया चेंजेस हुआ है रशियन फॉर्मेलिज्म के अंदर, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। यू कैन सी इन योर स्क्रीन ऑल्सो। देखो, जून के नेट एग्जामिनेशन में 2025 में ये आया है। मेरे पास भी स्लाइड है ये फ़ोन में, ठीक है। आई गेस देख पाओगे या नहीं, आई डोंट नो। यस, ये देख पा रहे हो। इसको हम स्लाइड कर लेंगे। ये है क्वेश्चन। अब एग्जामिनेशन में कोई भी टीचर इसके ऊपर बोलता है कि नहीं, आई हैव नो आइडिया, मैंने तो अभी तक देखा है नहीं, बट ये है नया चेंज न्यू फॉर्मलिज्म के ऊपर। देखो, नेट 2025 जून का क्वेश्चन, आखिरी का जो ऑप्शन है वो वहां पे जाकर के देखो, व्हाट इज न्यू फॉर्मलिज्म। अब कभी सुने हो ये टर्म न्यू फॉर्मलिज्म का? आई डोंट थिंक सो। अब तुम बोलोगे अबे ये तो पूरी तरीके से नया है। ये नया है नहीं। जून का पेपर देखो, CUET PG 2023, आई गेस अप्रैल या जून में वो हुआ था, ठीक है। यहाँ पे किया दिया है लिस्ट वन लिस्ट टू। लिस्ट वन में वहाँ पे टर्म्स है एंड लिस्ट टू में वहाँ पे इंटरप्रिटेशंस है। न्यू क्रिटिसिज्म, न्यू हिस्टोरिसिज्म, न्यू फॉर्मलिज्म, न्यू ह्यूमनिज्म, ठीक है। तो वहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चंस बन चुका है, हम जानते नहीं या किसी ने हमको बोला नहीं, दैट्स अ कंप्लीट डिफरेंट थिंग। तो ये है चक्कर। अब एग्जामिनेशन में जब तुम वहाँ पे जाओगे तो अचानक से हो सकता है कि ऐसा हो जाए कि अरे न्यू फॉर्मलिज्म है क्या, ये तो किसी ने पढ़ाया है नहीं। तब वहाँ पे उसके ऊपर 10-20 लाख वीडियोस तैयार होंगे, उसको तुम जाकर के देखोगे एंड उसका व्यूअरशिप जो है वो बढ़ा दोगे। बट एग्जामिनेशन का तो गया ना, तब जो नुकसान होना था वो हो गया। ब्लू ह्यूमैनिटीज हम सभी जानते हैं अभी वो टर्म को, बट एग्जामिनेशन में जब आया था तब कितने लोग वहाँ पे जानते थे। बट तुम अगर इंस्टाग्राम में जाओगे यूर लिटरेरी वर्ल्ड में, एग्जामिनेशन का ईयर देखो, एग्जामिनेशन का वहाँ पे महीना देखो एंड जाकर के चेक करो यूर लिटरेरी वर्ल्ड के इंस्टाग्राम चैनल में। देखो, एक साल पहले जिस बार एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आया था उससे एक साल पहले मैंने वो टर्म ऑलरेडी दे करके रखे हैं। सो दैट्स द रीजन। कुछ चीज के ऊपर ध्यान रखने की जरूरत है। अगर मैं सिर्फ बोलता हूँ कि अरे क्वेश्चन आएगा, इससे उससे पैटर्न चेंज हो गया है, उसका कुछ काम है नहीं। अगर जब तक मैं वहाँ पे बोल नहीं रहा हूँ कि अच्छा ये पैटर्न चेंज हो रहा है, तो कभी भी अगर कोई बोलता है कि पैटर्न चेंज हुआ है तो बोल सकते हो, उनको पूछ सकते हो कि पैटर्न चेंज हुआ है तो पैटर्न है क्या, व्हाट इज द एग्जैक्ट पैटर्न विद द डेटा। ये है नहीं कल मैं बोल रहा हूँ कि न्यू हिस्टोरिसिज्म के ऊपर 10 लाख क्वेश्चन आया है एक एग्जामिनेशन में, ऐसा कुछ है नहीं। अब तुम जाकर के अगर लॉजिक इस्तेमाल करोगे तो बोलगा क्वेश्चन तो 100 है, 10 लाख क्वेश्चन आ कैसे सकता है। दैट्स द रीजन। कुछ दिन पहले है कि किसने बोला था कि भैया फेमिनिज्म के ऊपर 12 या 13 क्वेश्चंस आए हैं। मैंने बोला कि ठीक है, मेरे को ढूंढ करके दिखा दो, तो अभी तक वो आया नहीं है ढूंढ करके। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ। अब स्लाइड्स तुमको सामने भी दिखेगा और मेरे सामने भी वो स्लाइड है, ठीक है, जिसके ऊपर पूरा लेक्चर अभी बेस्ड होगा। पहली बात तो ये कि वो क्वेश्चन पूछेंगे कि रशियन फॉर्मलिज्म जो है वो किस टाइम पे एस्टेब्लिश्ड हुआ था। वो 1910 ठीक है, 1910 के आसपास वहाँ पे वो एस्टेब्लिश हुआ था। एग्जामिनेशन में पूछ लेंगे कि बोलो क्रोनोलॉजिकली में भी। सो पहले आया है रशियन फॉर्मलिज्म, उसके बाद आ रहा है न्यू क्रिटिसिज्म, उसके बाद आ रहा है न्यू फॉर्मलिज्म, उसके बाद आ रहा है न्यू क्रिटिसिज्म, ठीक है। तो रशियन फॉर्मलिज्म पहले आएगा, उसके बाद आएगा न्यू क्रिटिसिज्म 1930s में। 1910 रशियन फॉर्मलिज्म, 1930s न्यू क्रिटिसिज्म। उसके बाद तुम बोल सकते हो कि 20th सेंचुरी या 21st सेंचुरी में वो काइंड ऑफ आ रहा है न्यू फॉर्मलिज्म। तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखना। अब इसका डेफिनेशन क्या है, ये मेरे पास स्लाइड्स है, तुम भी स्क्रीन में देख पाओगे। तो इसका डेफिनेशन क्या है, पहली बात तो प्यूरिटी, दूसरी बात है ऑटोनोमिटी, ऑटोनोमस थिंग। तो उन्होंने बोला कि जो पहले जो रशियन फॉर्मलिस्ट है उनके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि अगर तुम पढ़ना ही चाहते हो तो एक टेक्स्ट को सिर्फ पढ़ो, बाहर के कोई भी इन्फ्लुएंसेस अगर है उसको मत लो। चाहे इन्फ्लुएंस आता है सोसाइटी से, चाहे वो इन्फ्लुएंस आता है कल्चर से, चाहे वो इन्फ्लुएंस आता है रिलीजन से, उसको देखो ही मत। सिर्फ टेक्स्ट को लो, टेक्स्ट को सिर्फ पढ़ो। कैसे पढ़ो? फॉर्म के ऊपर बेस्ड करके। अब फॉर्म का मतलब क्या, मीटर आता है, राइम आता है, लिटरेरी डिवाइसेस आता है, वर्ड्स आता है, ये सब कुछ आता है। तो इन सब चीज को बेस करके तुम एक टेक्स्ट को पढ़ो, बाहर के जो भी वहां पे लिंक्स हैं, कनेक्शंस हैं, पूरी तरीके से उसको कट कर दो। ये है रशियन फॉर्मलिज्म का मेन आइडिया। स्पेसिफिकली जो पहले आते हैं विक्टर स्लॉव्स्की, बोरिस एकेनबम, ये सब राइटर्स, ये है चीज। अब आते हैं स्कूल्स के ऊपर। एग्जामिनेशन में पूछेंगे कि रशियन फॉर्मलिज्म के टोटल कितने स्कूल्स थे एंड उनको क्रोनोलॉजिकली सजाओ। तो उसका पब्लिकेशन ईयर भी तुमको वहाँ पे कब वहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ था वो याद रखना है। टोटल 3 स्कूल थे। पहले आता है वहाँ पे मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्कल। अब देखो, मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्कल, सो वो लिंग्विस्टिक्स को लेकर के ही मोस्टली वहाँ पे डील करते थे, ठीक है। स्पेसिफिकली फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, ये सब को लेकर के। रोमा जैकब्सन इस स्कूल का वहाँ पे फाउंडर है, तो रोमा जैकब्सन इज पार्ट ऑफ इट।
ये है मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्कल। दूसरा वहाँ पे जो आता है उसका नाम है ओपोयाज, OPOYAZ। ये सोसाइटी ऑफ पोएटिक लैंग्वेज तुम उसको बोल सकते हो, पूरा जो फॉर्म है वहाँ पे। ये एस्टेब्लिश हुआ था 1916 में, एंड मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्कल वो एस्टेब्लिश हुआ था 1915 में। एग्जामिनेशन में पूछेंगे तो इसलिए नोट डाउन कर लेना। अब दोनों में डिफ्रेंशिएशन क्या है? पहली बात तो ये कि अगर तुम रोमा जैकबसन को देखोगे तो वो पहले ग्रुप में भी थे, मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्कल, एंड दूसरे ग्रुप ओपोयाज, दोनों में ही वो थे। बट एक और ग्रुप है वहाँ पे जिसका नाम है पेरेग लिंग्विस्टिक सर्कल। बट पेरेग जो वर्ड है या जो टर्म है, ये रशिया से कोई रिलेशन है नहीं। अगर तुम देखोगे ओपोयाज या मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्कल, मॉस्को मतलब रशिया आ जाता है ना, बट पेरेग कहाँ से अचानक से आ जाएगा? वो आ जाएगा चेक रिपब्लिक से। क्यों वो आता है? पहली बात तो ये कि जो रशियन फॉर्मलिज्म थे वो वहाँ पे बोल रहे थे कि ऑटोनोमिटी ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट को बाहर का जो पूरा लिंक है उसको पूरी तरीके से फेंक दो, सिर्फ टेक्स्ट को देखो उसके फॉर्म के ऊपर बेस करके। अब जब फॉर्म के ऊपर भी देखोगे तो टेक्स्ट पहले आएगा नहीं, फॉर्म पहले आएगा। तो रशियन फॉर्मलिज्म के अंदर फॉर्म पहले आता है, उसके बाद आता है टेक्स्ट। तो डिवाइस पहले आता है, उसके बाद आता है कंटेंट। ऑन दी अदर हैंड तो वहाँ पे ये सब वो प्रीच कर रहे थे, हाँ ऐसे देखो वैसे देखो, प्यूरिटी इसको बोला जाता है, प्यूरिटी, कि हाँ टेक्स्ट को टेक्स्ट की तरह ही देखो, बाहर के कोई भी लिंक वहाँ पे मत देखो। अब वहाँ पे जो आइडियोलॉजी उस टाइम पे चल रहा था वो था कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, ठीक है। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी क्या? कि वो बोल रहे थे कि कभी भी एक टेक्स्ट पूरी तरीके से कोई भी बोल नहीं सकता कि कोई भी कनेक्शन उसमें है ही नहीं। अगर आप इस नेशन पे रहना चाहते हो तो हमारे जो ऑर्डर्स है उसको मेंटेन करके आपको यहाँ पे रहना होगा। तो अगर आप वहाँ पे इंटरप्रिटेशन दे रहे हो या कोई भी किताब अगर वहाँ पे आप लिख रहे हो तो वहाँ पे हिस्ट्री एंड कल्चर को रिलेशन में आना ही होगा आपको। अगर आप पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, कल्चर ये सब का रिलेशन अगर आप पूरी तरीके से नकारते हो तो आप यहाँ पे रह ही नहीं पाओगे। तो वो दैट्स द रीजन वो वहाँ से चले गए एंड उन्होंने बिल्ड कर लिया पेरेग लिंग्विस्टिक सर्कल। अब पेरेग लिंग्विस्टिक सर्कल वो मोस्टली इंक्लाइन थे स्ट्रक्चरलिज्म के ऊपर। रोमा जैकबसन थे, रेने वॉलेक थे, एंड रेने वॉलेक के साथ एक और थियरिस्ट थे, उनका नाम था ऑस्टिन वॉरेन, ठीक है। तो ये जो छोटे मोटे चीज है इसके याद करके रख लो, 1930s में वहाँ पे वो पेरेग लिंग्विस्टिक सर्कल वहाँ पे आया था। तो ये है छोटे मोटे चीज है, ठीक, तो याद कर लेना। अब आते हैं यहाँ पे डिवाइस इज द हीरो ऑफ लिटरेचर। मैंने वही बोला था कि डिवाइस है फाउंडेशन, उसके बाद आता है कंटेंट। टेक्स्ट पहले आएगा नहीं, टेक्स्ट होगा दूसरा। इसका मतलब एक मिसकंसेप्शन है कि अगर मैं बोलता हूँ कि टेक्स्ट पहले आएगा नहीं तो इसका मतलब ये है कि यार टेक्स्ट का कोई जरूरत ही है नहीं। रशियन फॉर्मेट्स में वो बोला ही नहीं, उन्होंने बोला कि टेक्स्ट आएगा लेकिन वो दूसरे नंबर में। पहले आएगा कंटेंट, सॉरी पहले आएगा डिवाइसेस, सो कंटेंट आएगा दूसरे में इक्वल्स टू टेक्स्ट, एंड जो डिवाइसेस, लिटरेरी डिवाइसेस, फॉर्म्स जो है वो आएगा पहले। एंड जो ये जो है ना कि डिवाइस इज द हीरो ऑफ लिटरेचर, ये आ ही रहा है सेकंड ग्रुप से जिसका नाम है ओपोयाज। अब ओपोयाज में विक्टर स्लॉव्स्की है, रोमा जैकबसन है, बोरिस एकेनबॉम है, वहाँ पे टानेयाब भी है उसमें। सो ये सब चीजें वहाँ पे लाइक एग्जामिनेशन में पूछ लेंगे कि कौन से ग्रुप में क्या आता है, तो ये याद रख लेना। रोमा जैकबसन पहले ग्रुप में आएगा, मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्कल एस्टेब्लिश हुआ 1950 में, बोरिस एकेनबॉम, टानेयाब, ये जो सब राइटर्स हैं मोस्टली, विक्टर स्लॉव्स्की, एट द सेम टाइम रोमा जैकबसन आल्सो, ये आएगा दूसरे ग्रुप में, ओपोयाज जिसका नाम है। एंड तीसरे ग्रुप में मुरावस्की वहाँ पे आएगा रोमा जैकबसन, वहाँ पे आएगा रेने वॉलेक, ठीक है। ऑल्दो वी कैन नॉट कंसिडर रेने वॉलेक एज न्यू क्रिटिक, ही वाज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स स्ट्रक्चरलिज्म। उन्होंने 3 फंक्शन के ऊपर बात किया है, ऑल्दो इस एग्जामिनेशन में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, स्टिल हम उसके ऊपर बाद में बात करेंगे, ठीक है। चलो अब आते हैं विक्टर स्लॉव्स्की के ऊपर। अब विक्टर स्लॉव्स्की सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बार भी नेट एग्जामिनेशन में उन्होंने अनफैमिलियरिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, व्हिच इज पार्ट ऑफ डीफैमिलियराइजेशन। एट द सेम टाइम देखना वहाँ पे एस्थेटिक क्वालिटी के ऊपर क्वेश्चन उन्होंने दिसंबर में पूछ चुके हैं नेट एग्जामिनेशन में, तो वो भी विक्टर स्लॉव्स्की के ऊपर ही अंडर ही वहाँ पे आता है। तो विक्टर स्लॉव्स्की में एक वहाँ पे एसे लिखा था, उसका नाम था आर्ट एज टेक्निक, समटाइम्स इट इज नोन एज आर्ट एज डिवाइस। तो अगर वहाँ पे आर्ट एज डिवाइस बोल देते हैं तो वहाँ पे बौखला मत जना रहे ये कहाँ से आ गया, आर्ट एज टेक्निक एंड आर्ट एज डिवाइस बोथ आर द सेम, ठीक है। ये एक चैप्टर का नाम है, पहले चैप्टर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो पहला चैप्टर आता है किताब के अंदर, उसका नाम है थियरी ऑफ प्रोज, ठीक है। इसको याद कर लेना, एग्जामिनेशन में वो पूछेंगे कि आर्ट एज टेक्निक और आर्ट एज डिवाइस वो आ कहाँ से रहा है, मतलब कौन से किताब से वो आ रहा है, वो है थियरी ऑफ प्रोज। ये जो डीफैमिलियराइजेशन या ऑस्ट्रोनॉमी, लेबेयर, जो भी वहाँ पे कॉन्सेप्ट आते हैं ना विक्टर स्लॉव्स्की का, वो इस किताब का ही वहाँ पे पार्ट है, तो इसको जस्ट वहाँ पे याद कर लेना। दूसरा, विक्टर स्लॉव्स्की ने 2 किताब को बढ़िया तरीके से वहाँ पे इंटरप्रेट किया था, एक है शेम बाय लियो टॉल्स्टॉय एंड दूसरा है ट्रिस्टम सैंडी। जब हम कॉन्सेप्ट ऑफ लेबेयर के ऊपर बात करेंगे तो ट्रिस्टम सैंडी वहाँ पे आएगा। एंड विक्टर स्लॉव्स्की में जब वहाँ पे बोला था कि कॉन्सेप्ट ऑफ डीफैमिलियराइजेशन, तब वहाँ पे उन्होंने टॉल्स्टॉय को उन्होंने उठाया। अब क्वेश्चन आता है डीफैमिलियराइजेशन का मतलब क्या, इसका फीचर क्या। पहली बात तो ये कि डीफैमिलियराइजेशन एक इफेक्ट है, ठीक है, ये टेक्निक या तुम
इसको बोल सकते हो कि मेथोडोलॉजी ये है नहीं, टेक्निक तुम बोल सकते हो, बट इट इज मोर ऑफ एन इफेक्ट, ठीक है। उसको वहाँ पे इफेक्ट वहाँ पे क्रिएट होता है, किसके ऊपर, रीडर के ऊपर, ठीक। तो डीफैमिलियराइजेशन वो जो आइडिया है, ये जो इफेक्ट है, ये ऑथर से जेनरेट हो करके रीडर के ऊपर ये इफेक्ट क्रिएट करता है, राइटर के ऊपर नहीं, रीडर के ऊपर। तो डीफैमिलियराइजेशन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, रीडर के ऊपर। ये क्या है, एक इफेक्ट। लिख लो इसको, एग्जामिनेशन में वो आएगा। दूसरा, इसका डेफिनेशन के ऊपर अगर हम जाएंगे तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैबिचुएटेड जो पैटर्न है, जो हम कर करके, यू कैन बोल सकते हो कि ये तो हम जानते ही है, व्हाट्स न्यू इन इट। तो ये सब चीज को पूरी तरीके से हटाने के लिए, जो चीज ऑटोमेटिक है, जो चीज हैबिचुअल है, जो हम दिन दर्ला के काज में वो काम करते हैं, उसको पूरी तरीके से हटाने के लिए डीफैमिलियराइजेशन का वहां पे आविष्कार हुआ बाय विक्टर स्लॉव्स्की। तो उन्होंने बोला कि राइटिंग को, स्पेसिफिकली लिटरेचर को, मोस्ट ऑफ द केसेस में पोएट्री को ऐसे वहाँ पे देखना है ताकि वो नॉर्मल लैंग्वेज जैसा ना लगे कि अबे हमने पोएट्री पढ़ लिया, पोएट्री खत्म। इट्स लाइक कि देखो, अगर हम वहाँ पे डेफिनेशन देते हैं, जब मैकबेथ वहाँ पे मर्डर करने के लिए जा रहे थे, या वहाँ पे उनका एम्बिशन वहाँ पे देखने को मिल रहा था, तो उन्होंने क्या बोला कि स्टार्स हाइड योर फायर, लेट नॉट सी माई ब्लैक एंड डीप डिजायर। अगर वहाँ पे जब लेडी मैकबेथ वहाँ पे पूरी तरीके से पागल होगी, तो उन्होंने क्या बोली वहाँ पे कि ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अराबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। देखो कैसे वहाँ पे बोला गया है, ठीक है। अगर मैं सिंपली बोल दूं कि माई हैंड स्मेल इज लाइक अ ब्लड, ब्लड के जैसा मेरे हाथ का वहाँ पे स्मेल हो गया है, कोई लाइक ओके, इट्स नॉर्मल। बट अगर मैं बोलता हूँ ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अराबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, ओ देखो कैसे वहाँ पे बोला जा रहा है। जो फैमिलियर चीज है उसको अनफैमिलियर करना, दूसरे तरीके से प्रेजेंट करना, इसका ही काम है डीफैमिलियराइजेशन का। ये है एक इफेक्ट। अब मान के चलो कि हम ब्रश करते हैं, तुम राइट से करते हो या लेफ्ट से करते हो, ब्रश करते हैं, है ना। अगर कोई यहाँ पे ब्रश करके वहाँ पे चला गया, तुम बोलोगे अबे हाय मैं तो फिदा हो गया पूरी तरीके से, कैसे सुंदर तरीके से ब्रश कर रहा है, ऐसा तुम वहाँ पे बोलोगे नहीं। बट अचानक से मान के चलो कि कोई वहाँ पे अपने पैर से ब्रश कर रहा है, अपने दोनों हाथ से वहाँ पे चल रहा है, पैर से ब्रश कर रहा है, तो तुम बोलोगे कि अबे ये हुआ, हो क्या रहा है, तुम लोग भागेंगे उसके पीछे। क्यों? क्योंकि वहां पर सेम चीज है, बट वहां पे चीज बदल गया, हाथ की जगह उन्होंने पैर इस्तेमाल किया, बट कर तो रहा है ब्रश ही। तो जो चीज जानते हो वो सेम ही वहां पे बोलेंगे, बट ऐसे वहां पे बोलेंगे, तुम वहां पे बोलोगे हाय डब्बा बहुत ज्यादा सुंदर है ये इसको बोला जाता है डीफैमिलियराइजेशन, ठीक है। तो ये जो ऑलरेडी हैबिचुएटेड जो चीजें हैं उसको पूरी तरीके से ब्रेक करने के लिए डीफैमिलियराइजेशन वहां पे आया है। दूसरा वहाँ पे जो लाइक शेम जो वर्क है टॉल्स्टॉय का, उसके डेफिनेशन में, उसको इंटरप्रिटेशन में ये टर्म आया है। ये है पहला, आर्ट एज टेक्निक और आर्ट एज डिवाइस। इस चैप्टर में ये विक्टर सॉफी का जो टर्म है, defamiliarization, sometimes it is known as astronomy, मैं वहाँ पे नाम लिख लूंगा, and sometimes it is known as estrangement। ये टर्म यहाँ पे आता है, तीन टर्म का जो मीनिंग है वो सेम ही है। जब आते हैं दूसरे टर्म के ऊपर, लेबेयर का मतलब क्या कि जो टेक्स्ट खुद से ही अपना जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर वहाँ पे बोलेगा। से फॉर एग्जाम्पल तुम कोई भी किताब वहाँ पे पढ़ रहे हो, अब किताब के ओपनिंग में ही एक कैरेक्टर आता है एंड तुमको वहाँ पे बोलते हैं कि रीडर तुम जानते हो ये जो किताब है वो हिस्ट्री के ऊपर है जो नेपोलियन में लड़ा था। सो नेपोलियन जो हिस्ट्री उन्होंने क्रिएट किया था उसके ऊपर एक ये किताब है, बट इसमें तुम क्रोनोलॉजिकली कुछ भी वहाँ पे नहीं पाओगे। हो सकता है कि क्रोनोलॉजी कुछ चीजों में हो सकता है कि कुछ चीजों में ना हो। तो टेक्स्ट खुद से बोल रहा है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, समझ रहे हो या नहीं। जब एक टेक्स्ट खुद से अपना स्ट्रक्चर वहां पे बोलता है, से फॉर एग्जांपल मैकबेथ, अचानक से मैकबेथ जब शुरू होता है, वहां पे अगर मैकबेथ आकर के बोलता है कि नाउ आई एम गोइंग टू मर्डर डंकन, तो पहले ही वो मतलब किरकिरा हो गया, बट एट द सेम टाइम वहां पे कैरेक्टर बोल रहा है वहां पे कि मैं जाकर के ये काम करूंगा, ठीक है। तो वहां पे तुमको वो कॉन्शस कर रहा है। तो दिस इज नोन एज लेबियर, जब एक टेक्स्ट खुद से अपना स्ट्रक्चर के ऊपर बोलना स्टार्ट कर देता है। अब ये जो स्ट्रक्चर के ऊपर बोलना स्टार्ट कर देना, ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक जॉनरा के ऊपर एप्लीकेबल है पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर में, जिसका नाम है मेटाफिक्शन, ठीक है। जो खुद से ही खुद का जो स्ट्रक्चर है वो बोलना स्टार्ट कर देता है। अब विक्टर स्लॉव्स्की में ये जो आइडिया क्रिएट किया, जब उन्होंने ट्रिस्टम सैंडी का इंटरप्रिटेशन किया, तब वहां पे द कॉन्सेप्ट ऑफ लेबियर सामने आ गया। तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखना, एग्जामिनेशन में वो आएगा। एट द सेम टाइम विक्टर स्लॉव्स्की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइक इन्फ्लुएंशियल है दो चीज के ऊपर। पहली बात तो ये, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है थर्ड फैक्टरी। अब थर्ड फैक्टरी के ऊपर उतना कुछ जानने की जरूरत है नहीं, जस्ट याद रख लो कि उन्होंने ये टर्म दिया है थर्ड फैक्टरी, ठीक है। अब थर्ड फैक्टरी के ऊपर लाइक अगर मैं बोलना ही चाहता हूँ, फर्स्ट जो है फर्स्ट फैक्टरी वहां पे उनका चाइल्डहुड आ जाएगा, एंड उसके साथ साथ उनका ये आ जाएगा, फैमिली आ जाएगा।
यह है पहला फैक्टरी। दूसरा जो फैक्टरी है वो है ओपेरास ग्रुप, एंड तीसरा जो फैक्टरी है उन्होंने सिनेमा के ऊपर इंटरप्रिटेशन दिया है सोवियत यूनियन में, वो है उनका थर्ड फैक्टरी। तो उन्होंने फिल्म के ऊपर भी काम किया है, एंड उनको समटाइम्स बोला जाता है कि फिल्म थियरी में ही इज द फादर ऑफ फिल्म स्टडीज। ठीक, तो इसको थोड़ा याद कर लेना। और ये एक बोन ऑफ कंटेंशन है, इसके ऊपर कोई भी डिबेट कर सकता है, बट इट इज काइंड ऑफ यू कैन से मोटा मोटा ये कर लो कि ये क्वेश्चंस आ सकता है एग्जामिनेशन में। अगर स्लॉप्स की वहां पे देखोगे कि फिल्म स्टडी का फोरग्राउंडर या प्रिकर्सर कौन है, तो वहां पे जाकर के स्लॉप्स के ऊपर तुम टिक कर सकते हो, मैं तो बोलूंगा करोगे। ठीक, तो यह है विक्टर स्लॉप्सकी। अब उन्होंने एक और आइडिया दिया है, वो बेस्ड है नैरेटोलॉजी के ऊपर। अब नैरेटोलॉजी जब तुम पढ़ने के लिए आओगे तो व्लादिमीर प्रॉप वहां पे आएगा, बट व्लादिमीर प्रॉप वो पूरी तरीके से फॉर्मलिस्ट है नहीं, वो स्ट्रक्चरलिस्ट फॉर्मलिस्ट है। तो हम जब स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ेंगे तो हम व्लादिमीर प्रॉप को खत्म कर लेंगे। बट अभी के लिए एक चीज वहां पे लिख लो, द मॉर्फोलॉजी ऑफ द फोक टेल उन्होंने लिखा है, जहाँ पे 31 फंक्शंस है एंड 7 कैरेक्टर्स है। ठीक है, एंड ये आया है 1928 में। एग्जामिनेशन में ये जो 3 मैंने चीज बोला, एग्जामिनेशन में वो पूछ लेंगे। उसको छोड़ो, अब आते हैं विक्टर स्लॉप्सकी के ऊपर। तो विक्टर स्लॉप्सकी ने एक विथ व्लादिमीर प्रॉप दोनों मिल करके ये 2 टर्म वहां पे दिए हैं, एक है फैबुला, दूसरा है सिजुए। तो इन दोनों का मतलब क्या, ये पार्ट है नैरेटोलॉजी के ऊपर। एंड उसके साथ साथ मैं ये भी तुमको बोल देना चाहता हूँ कि ये जो रशियन फॉर्मलिज्म है ना, ये रशियन फॉर्मलिज्म बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल है। क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस जब उन्होंने लिखना स्टार्ट किया स्ट्रक्चरलिस्ट एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर, तो रोमा जैकबसन बहुत ही ज्यादा उनको इन्फ्लुएंस किए थे। ठीक है, बट रोमा जैकबसन ऑन द अदर हैंड ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय फर्डिनांड द सोसियोल। ये सब लिख लो, एग्जामिनेशन में आएगा। ठीक है, यह है सिंपल। दूसरा, इसके साथ साथ ये जो रशियन फॉर्मलिज्म है, इट इन्फ्लुएंस्ड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड डीकंस्ट्रक्शन। अब पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का पार्ट ही है वहां पे डीकंस्ट्रक्शन। डीकंस्ट्रक्शन इज अ मेथोडोलॉजी, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म इज अ मूवमेंट। इज्म जब भी वहां पे देखोगे 99% वो मूवमेंट ही होगा। न्यू स्टारिज्म, फेमिनिज्म, मार्क्सिज्म, कोई भी वहां पे देखोगे, ठीक है, वो मूवमेंट के अंदर ही वहां पे आएगा, अगर इज्म वहां पे देख रहे हो तो ये वहां पे एग्जामिनेशन में वो पूछ लेंगे। न्यू क्रिटिसिज्म को भी उन्होंने बहुत ही ज्यादा वहां पे इन्फ्लुएंस किया था, नेटोलॉजी को भी उन्होंने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया था। नेटोलॉजी के ऊपर वहां पे आते हैं तो विक्टर स्लॉप्सकी एंड व्लादिमीर प्रॉप, ये दोनों मिलकर के उन्होंने 2 टर्म दिए थे, एक है सिजुए, दूसरा है फैबुला। फैबुला का मतलब क्या, फैक्ट्स। फॉर एग्जांपल मैं अगर तुमको बोलूं कि मान के चलो कि वर्ल्ड कप अब 2019 का जो वहां पे 2011 का जो वर्ल्ड कप वहां पे था, वो सब लोग वहां पे उन्होंने देखे हैं। या अगर मैं तुमको बोलूं कि जो रिसेंट वहां पे T20 वर्ल्ड कप हुआ है, वहां पे इंडिया जीता है, फाइनल का मेरे को क्रक्स बोलो, तुम क्या बोलोगे? अगर फैक्ट्स के ऊपर मैं वहां पे बात करता हूँ, पूरे स्टोरी के ऊपर नहीं, सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर, संजू सैमसन स्कोर, बुमराह बोल्ड वेल, वी ओन दिस ट्रॉफी, यही है ना। बट ये है फैक्ट, इसको हम बोलते हैं फैबुला। बट सुजुआ क्या है, ये फैक्ट को तुम जब यूज करके पूरा स्टोरी वहां पे खड़ा करोगे। फैक्ट क्या है यहाँ पे, संजू सैमसन 89 उन्होंने स्कोर किया, बुमराह इफ आई एम नॉट रॉन्ग 14 या 15 रन दे करके उन्होंने 4 विकेट वहां पे झटकाए हैं। बट एट द सेम टाइम हार्दिक पांड्या कंट्रीब्यूटेड, शिवम दुबे वहां पे कंट्रीब्यूटेड, अक्षर पैटेल कंट्रीब्यूटेड सेमीफाइनल एंड द फाइनल दोनों में ही। ठीक है, अर्शदीप सिंह वहां पे ही कंट्रीब्यूटेड, तो ईशान किशन वहां पे कंट्रीब्यूटेड, सो अभिषेक शर्मा वहां पे कंट्रीब्यूटेड, सो दीज प्लेयर्स कंट्रीब्यूटेड। बट क्या हमने सबका नाम वहां पे बोला? हमने हमने वहां पे 2 प्लेयर का नाम बोला, एंड हमने बोला कि इन दोनों के कारण वहां पे हमने पूरी तरीके से जो ट्रॉफी है हमारे घर पे आया है। बट ये तो सच है नहीं, डिफरेंट प्लेयर्स थे, उनका कंट्रीब्यूशन वहां पे बहुत ज्यादा था। 20-25 रन अगर वहां पे शिवम दुबे नहीं करता सेमीफाइनल में, तो हम फाइनल में नहीं रहते। टॉम बेंटन जो वहां पे मार रहा था, उसका अगर कैच वहां पे नहीं लेता, पॉसिबली अक्षर पैटेल बॉलिंग में था, कौन कैच लेगा मैं वहां पे नहीं जानता, पॉसिबली तिलक वर्मा, तो हम पॉसिबली मे भी फाइनल में नहीं होते। जब वहां पे जॉस बटलर वहां पे खेल रहा था, तब वरुण चक्रवर्ती ने अगर उसको आउट नहीं किया था, तो हो सकता है कि जॉस बटलर वहां पे खुद जाकर के 100 रन स्कोर कर लेता। तो जब वहां पे तुम पूरी तरीके से स्टोरी बोलने के लिए जाओगे, तो देखना वहां पे बहुत सी चीजें हैं जो जस्ट 1 2 3 4 में तुम बोल नहीं सकते। वो 1 2 3 4 जो है ना, उसको जब तुम वहां पे डिवाइड करने के लिए जाओगे, वो 4 से 40 चीज हो जाएगा। ये जो 40 चीज हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं सिजुए। पूरा जो स्टोरी है, पूरा जो प्लॉट है, जिसके ऊपर बेस्ड करके स्टोरी फॉर्म होता है। ठीक है, इसको याद कर लेना। फैबुला इक्वल्स टू स्मॉल स्टफ, स्मॉल फैक्ट्स, एंड सिजुए बाय यूजिंग स्मॉल फैक्ट्स वी आर क्रिएटिंग द एंटायर नरेशन। तो इसका तो हो गया। चलो अब दूसरे स्लाइड में जाते हैं। अब आते हैं बोरिस एकेनबम के ऊपर। तो बोरिस एकेनबम ये है फॉर्मलिस्ट, एंड उन्होंने बोला कि फॉर्मलिज्म इक्वल्स टू साइंस। इसको याद रख लेना, एग्जामिनेशन में पूछेंगे फॉर्मलिज्म इक्वल्स टू साइंस। अब फॉर्मलिज्म इक्वल्स टू साइंस का मतलब क्या? अगर मैं बोलता हूं कि तुम मान के चलो कि तुमको
5 क्रिएट करना है, तो तुम क्या बोलोगे वहां पे 4 + 1 = 5। अब मान के चलो कि तुम कुछ भी नहीं जानते हो, सिर्फ तुम जानते हो 4 + 1। दुनिया भी वहां पे कुछ भी नहीं जानता, वो सिर्फ यही जानता है कि 4 + 1 = 5। तो क्या ये सच है? उस टाइम के लिए वो सच है, बट साइंस का मतलब क्या, जो चीज उस टाइम के लिए सच है बट वो पूरी तरीके से उस चीज को बदल दे सकते हैं विथ टाइम। से फॉर एग्जांपल 4 + 1 = 5, ये तो सच है, इट इज ट्रू, राइट। बट एट द सेम टाइम ये भी सच है 3 + 2 = 5। तो 5 को अगर हमको अचीव करना है तो उसका एक रास्ता है नहीं, उसका हो सकता है कि 2 रास्ता हो। तो अगर एक रास्ता है तो उस टाइम के लिए वो सच है, बट अगर दूसरा रास्ता वहां पे मिल गया तो जो पहले का रास्ता है वो पूरी तरीके से फॉल्स हो जाएगा, दूसरा रास्ता वहां पे सच हो जाएगा। अगर वहां पे तीसरा रास्ता मिल गया तो दूसरा वहां पे झूठ हो जाएगा, तीसरा वहां पे सच हो जाएगा। अगर चौथा वहां पे मिल गया या पांचवा वहां पे मिल गया तो वहां पे 3 फॉल्स हो जाएगा या 4 फॉल्स हो जाएगा, एंड ये चलता ही रहेगा। ठीक है, इसको बोला जाता है साइंस। तो फॉर्मलिज्म में उन्होंने जो पहले आते थे उन्होंने क्या बोला कि हमको सिर्फ वहां पे देखना है टेक्स्ट के ऊपर, बाहर के जो भी चीजें हैं हमको उनसे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने ये बोला, सच है। बट तुम जब वहां पे न्यू फॉर्मलिज्म पढ़ने के लिए वहां पे जाओगे तो वहां पे देखोगे उन्होंने बाहर के जो कॉन्टेक्स्ट है उनको भी उसके साथ साथ उन्होंने मार्च किया, फ्यूज किया। तो पहले का जो था रशियन फॉर्मलिज्म वो हो गया झूठ, पहले का जो थियरी है वो हो गया वहां पे झूठ। से फॉर एग्जाम्पल फर्डिनेंड सॉसर, तुम सभी जानते हो फर्डिनेंड सॉसर ने क्या किया क्या नहीं, उसका ही एक्सपेंशन अगर तुम वहां पे देखने के लिए जाओगे तो वहां पे क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस में वहां पे दिखेगा, है ना। जस्ट लाइक सिगमंड फ्रॉइड, उन्होंने जो काम किया उसका ही एक्सपेंशन तुमको वहां पे देखने को मिलेगा जैक लाका के ऊपर। जैक लाका का जो आइडिया है वो तुमको देखने को मिलेगा वहां पे जूलिया क्रिस्टीबा के ऊपर। तो अगर तुम साइंस का वहां पे डेफिनेशन यूज करोगे तो एक चीज जब आएगा दूसरी चीज को पूरी तरीके से, ये दूसरा चीज पहले का जो चीज है उसको पूरी तरीके से कैंसिल कर देगा, उसको पूरी तरीके से ओल्ड कर देगा एंड नया आ जाएगा। से फॉर एग्जाम्पल सिगमंड फ्रॉइड, क्या हम सिगमंड फ्रॉइड का साइकोएनालिसिस अभी भी हम यूज करते हैं? कुछ अभी मंदबुद्धि लोग हैं जो अभी भी बोलते हैं कि साइकोएनालिटिकल थियरी व्हेन इट कम्स टू सिगमंड फ्रॉइड एवरीथिंग इज रिलेवेंट, एवरीथिंग इज रेलिवेंट। तो ये पूरी तरीके से बेकार सा थॉट है, क्योंकि साइंस अगर तुम देखने के लिए जाओगे वो इवॉल्व हो रहा है, वो अभी भी फर्डिनेंड सॉसर या स्ट्रक्चरलिज्म या सिगमंड फ्रॉइड को लेकर के वो अभी बैठ नहीं रहे। जो ऑलरेडी वहां पे प्रूव हो गया है रॉन्ग, वो रॉन्ग हो गया है। उसको लिटरेरी थियरी में तुम अगर किताब में वो इंप्लीमेंट, से फॉर एग्जांपल एडिपस कॉम्प्लेक्स, आई एम जस्ट सेइंग एडिपस कॉम्प्लेक्स मान के चलो कि साइंटिफिकली इट इज रॉन्ग, आई एम जस्ट सेइंग, ठीक है। तो अगर तुम उसको इस्तेमाल करते हो तो जो बोल रहा है वो भी वहां पे, आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड, वो भी बेवकूफ है। अगर तुमने ही, अब तुम भी अगर सेम ही चीज यूज कर रहे हो जानते हुए कि वो पूरी तरीके से बेकार है, वो आइडिया तो गया, खत्म हो गया, तो क्यों तुम इसको इस्तेमाल करोगे? इजंट इट ट्रू? एक मेडिसिन है जिसमें तुम वहां पे ठीक हो जाओगे एक दिन में, एक मेडिसिन है जिसमें तुम ठीक हो जाओगे 1000 साल में। तो कौन सा मेडिसिन तुम वहां पे चुनोगे? एक पहले दिन में जो ठीक हो जाएगा वही वाला ना, तो तुम अपडेटेड वर्जन के ऊपर तो वहां पे तुम जाओगे, पहले वाला तुम क्यों वहां पे जाओगे? बट एग्जामिनेशन में तुम वहां पे देखना पीएचडी में, क्या आप फ्रॉइड के ऊपर जानते हो भैया? अबे फ्रॉइड के ऊपर जान के क्या करूं, वो तो मर गया है, वो तो लाइक धूल हो गया है। वी मस्ट रिस्पेक्ट हिम कि हाँ उनका एग्जिस्टेंस था, ही इज द फादर ऑफ साइकोएनालिसिस, बट वो मर गया है, उनको वहां पे जीने दो। जो खत्म हो गया है उसके ऊपर हमको क्यों सोचना? अभी यूंग है उसके ऊपर काम करो, अभी लका है उसके ऊपर काम करो। फ्रॉइड तो मर गया है, जो थियरी मर गया है उसके ऊपर काम करने का फायदा क्या? बट लिटरेचर में मोस्ट ऑफ द प्रोफेसर से समझते हैं नहीं। ऑब्वियसली आई कैन अंडरस्टैंड दीस थिंग्स, नुआंसेस किसी के अंदर उतना ज्यादा है नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट। इसीलिए आइडियोलॉजी में देखना कि जो लेफ्ट है वो लेफ्ट के साथ घूमेंगे, जो राइट है वो राइट के साथ घूमेंगे। झुंड जैसा चल रहा है दुनिया में कि ये इस झुंड के साथ जाएगा, ये इस झुंड के साथ जाएगा, सो झुंडबाजी। अगर तुम एनिमल फार्म पढ़ोगे जॉर्ज ऑरवेल का, सेम चीज वहां पे मिलेगा। तो इंसान एट द वेरी कोर हराम भी हो सकता है, बढ़िया भी हो सकता है। आइडियोलॉजी अगर कोई फॉलो करता है इसका मतलब ये है नहीं कि वो इंसान बहुत बढ़िया है। हो सकता है कि आइडियोलॉजी सामने पेल रहा है, पीछे जाकर के क्या कर रहा है तुमको भी नहीं पता, नेवर माइंड। हाँ ठीक है, तो बॉडी सेकंड में हमने बोला कि ये इट शुड बी अ साइंस, ओके। एंड दूसरा है टानेयाव। टानेयाव है, उन्होंने एक आइडिया दिया जिसको बोला जाता है कि सिस्टम ऑफ सिस्टम्स। अब सिस्टम ऑफ सिस्टम्स का मतलब क्या कि ये तुम बोल सकते हो कि जो न्यू फॉर्मलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ना, लेविंसन जो बाद में आएगा, कैरोलिन लेविंसन, तो इनका जो बिगिनिंग है ये टानियॉफ से ही यहाँ पे शुरू होता है। टानियॉफ इज द पार्ट ऑफ ओपेयस ग्रुप। सो टानियॉफ ने वहां पे बोला कि देयर आर टोटल 2 सिस्टम्स, ये है एक टेक्स्ट एंड दूसरा है पॉलिटिकल, सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज एंड एवरी सिंगल थिंग। तो ये जो टेक्स्ट है ना ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये आइसोलेशन में है नहीं, तो ये दोनों का ना कनेक्शन है यहाँ पे,
इसको बोला जाता है सिस्टम ऑफ सिस्टम। फर्स्ट सिस्टम इज द टेक्स्ट और द कंटेंट, सेकंड सिस्टम इज द सोशियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट, हिस्ट्री और एनीथिंग। ये दोनों का कनेक्शन है जिसको बोला जाता है सिस्टम ऑफ सिस्टम्स, जो बाद में ही जाकर के न्यू फॉर्मलिज्म आइडिया में पूरी तरीके से वहाँ पे रूपांतरित होता है। ठीक है, तो रूपांतरण होता है इसका, ये याद कर लो। जब आते हैं रोमा जैकबसन के ऊपर, पहली बात तो ये कि उन्होंने जो पुराने वाला जो ख्याल था वहाँ पे रशियन फॉर्मलिज्म का, वो पूरी तरीके से उन्होंने डिस्कार्ड कर लिया, नॉट फुल्ली बट यू कैन से 70 to 30%। वो भी स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर ही आते हैं रोमा जैकबसन, क्योंकि उन्होंने फंक्शन के ऊपर वो बात कर रहे थे। ठीक है, सो पहली बात तो कि उन्होंने बोला कि द डिफरेंशिएशन बिटवीन ऑर्डिनरी लैंग्वेज एंड पोएटिक लैंग्वेज, जस्ट अ सेकंड। तो उन्होंने बोला कि ऑर्डिनरी लैंग्वेज वर्सेस पोएटिक लैंग्वेज। तो हम जब ये बात कर रहे हैं ना, तुम मेरे सुन रहे हो एंड मैं तुम्हारा सुन रहा हूँ, ये है ऑर्डिनरी लैंग्वेज। इस लैंग्वेज को बोला जाता है प्रोजेइक लैंग्वेज, जहाँ पे कितना बढ़िया लैंग्वेज है ऐसे वहाँ पे होता है नहीं, सिर्फ वहाँ पे कनेक्शन होता है, कम्युनिकेशन वहाँ पे होता है। एंड दूसरा जो लैंग्वेज है उसको बोला जाता है पोएटिक लैंग्वेज। पोएटिक लैंग्वेज में लिटरेरी डिवाइसेस को वहाँ पे देखा जाता है। ठीक है, रेटोरिक, प्रोजोडी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंस लाइक मेटोनिमी, सिंबल, सिनेडोकी, इमेजरी, जो भी वहाँ पे चीज़ें आएगा वहाँ पे, ये सब वहाँ पे पोएटिक लैंग्वेज में वहाँ पे देखा जाता है। आई गेस अभी क्लियर हुआ है। जो हम बात कर रहे हैं वहाँ पे पोएटिक लैंग्वेज है नहीं, 99.9%। मोस्ट ऑफ केसेस में वो ऑर्डिनरी लैंग्वेज है वहाँ पे। पोएटिक लैंग्वेज सिर्फ टेक्स्ट में वहाँ पे देखने को मिलता है, स्पेसिफिकली पोएट्री के ऊपर। एंड रशियन फॉर्मलिज्म जो है ना, उनको कभी भी फर्क नहीं पड़ता है कि नॉर्मल लोग क्या सीख पाएंगे क्या नहीं। वो बोल रहे थे कि हम जो फोकस करेंगे वो है पूरी तरीके से पोएट्री के ऊपर, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सीख रहा है क्या नहीं। इट्स फॉर स्कॉलर्स, इट इज फॉर एकेडमिकल यूज। ये है रशियन फॉर्मलिज्म का मेन आइडिया। ये पहले था जो धीरे धीरे बदल गया है। अब मैंने जब बोला कि पोएटिक लैंग्वेज एंड ये ऑर्डिनरी लैंग्वेज, वहां से ही आता है लिटरेरीनेस। तो जब लिटरेरीनेस के ऊपर बात होता है वो काइंड ऑफ पोएटिक लैंग्वेज के ऊपर भी आता है, उसके साथ साथ फंक्शन भी वहां पे आता है रोमा जैकबसन का। तो फंक्शन का मतलब क्या, उन्होंने बोला कि अगर तुम वार्तालाप करते हो किसी के साथ, वेदर इट इज पोएट्री वेदर इट इज कॉमन थिंग, देयर टोटल 6 फंक्शंस। लैंग्वेज का टोटल 6 फंक्शन है। पहला जो फंक्शन है उसको बोला जाता है इमोटिव। लिख लो, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन से पूछेंगे। तो पहले का जो फंक्शन है उसका क्या नाम है, इमोटिव। इमोटिव का मतलब क्या, जहाँ पे सब्जेक्ट के ऊपर पूरी तरीके से फोकस किया जाता है उसके इमोशंस के ऊपर। से फॉर एग्जांपल आई एम द सब्जेक्ट, आई एम स्पीकिंग, तो यू आर गोइंग टू फोकस ऑन माय इमोशंस। अगर कोई स्टोरी पढ़ रहे हो वहाँ पे मैकबेथ है, तो मैकबेथ के इमोशंस के ऊपर तुम वहाँ पे फोकस करोगे। तो जो सब्जेक्ट है उसके इमोशंस के ऊपर जब हम फोकस करेंगे तो उसको हम बोलेंगे इमोटिव। दूसरा है कोनेटिव। कोनेटिव का मतलब क्या, जब वहाँ पे मैं तुमको कुछ डिक्टेट कर रहा हूँ, तुमको मैं कुछ ऑर्डर कर रहा हूँ, या तुमको मैं वहाँ पे कुछ इन्फ्लुएंस वहाँ पे कर रहा हूँ। से फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमको बोल रहा हूँ कि ये किताब पढ़ो, ये किताब बढ़िया है, इसको तो वहाँ पे तुमको 30 मार्क्स दे करके हो जाएंगे। सो आई एम इन्फ्लुएंसिंग यू। अगर मैं तुमको बोल रहा हूँ कि ये नोट करो जो मैं बोल रहा हूँ अभी, ये मैं तुमको ऑर्डर कर रहा हूँ, तो ये जो ऑर्डर है या मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, इसको बोला जाता है कोनेटिव। तीसरा है रेफरेंशियल। अब रेफरेंशियल का मतलब वहाँ पे है क्या कि कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड। से फॉर एग्जांपल इट इज रेनिंग, अब ये है कॉन्टेक्स्ट, हम बात कर रहे हैं बट उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। ठीक है, नेट एग्जाम लाइक वी हैव टू रीड दिस एंड दैट, बट उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, हमको नेट एग्जामिनेशन में जेआरएफ लाना है। तो ये है वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट। तो ये है 3 वहाँ पे आ गया। 4 में वहाँ पे आएगा फैटिक, PHATIC। फैटिक का मतलब क्या, जब तुम वहाँ पे देखोगे कि कम्युनिकेशन टूट तो नहीं गया, तुम बोल रहे हो मैं सुन रहा हूँ सोते सोते, या मैं बोल रहा हूँ तुम सुन रहे हो ठीक है भैया ठीक है। अब तब ये ठीक है, तुम तो बोल रहे हो, अब मैं तुमको पूछूंगा कितने फंक्शंस मैंने बोला रोमा जैकबसन के फंक्शंस में, तो तुम बोलोगे 6 फंक्शंस। तो क्या मैं क्या कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ। तो जब वहाँ पे चेक करने का बारी होता है कि कम्युनिकेशन हो रहा है या नहीं, अबे सुन रहा है ऐसे करके, तो वहाँ पे हम उसको बोलेंगे फैटिक। अब 2 बाद में आएगा, वो एक है पोएटिक, दूसरा जो आएगा उसको बोला जाता है मेटालिंगुअल। जो पोएटिक है उसको हम बोलेंगे मैसेज, एंड जो मेटालिंगुअल है उसको हम बोलेंगे कोड। अब पोएटिक में जब मैंने पहले ही बोला था कि पोएटिक का मतलब क्या, वो डिवाइसेस, रेटोरिक्स, फॉर्म्स, वो सब कुछ वहाँ पे आ जाएगा, जिसको बोला जाता है पूरी तरीके से बेस्ड है पोएट्री के ऊपर। एंड जो आखिरी का आएगा वो है मेटा लैंग्वेज या मेटालिंगुअल। तो मेटालिंगुअल जिसको बोला जाता है कोड, इसका मतलब क्या कि लैंग्वेज खुद से खुद के फीचर्स के ऊपर बात करेगा। से फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग आई ड्रिंक वाटर, आई ड्रिंक वाटर। अगर नॉर्मल में अगर तुम वहाँ पे देखोगे कि मैं पानी पीता हूँ, बट अगर तुम वहाँ पे लैंग्वेज के स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करके तुम वहाँ पे जाओगे तो देखोगे अच्छा आई ड्रिंक वाटर, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब तुम उसको जब और भी वहां पे खुदेड़ोगे या धीरे धीरे करके वहां पे डाइसेक्ट करोगे, तो तुम वहां पे देखोगे आई ड्रिंक वाटर, आई है सब्जेक्ट, ड्रिंक है वर्ब,
एंड वाटर है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो ड्रिंक सॉरी वाटर जो है क्या हम बोलते हैं उसको नाउन, और मे बी वी कैन से कि इट्स अ नाउन। तो जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है उसके रूल को यूज करके हमने सीख लिया नाउन क्या है, उसको यूज करके हमने सीख लिया वर्ब क्या है। अब वहां पे क्वेश्चन आएगा नाउन का क्लासिफिकेशन क्या है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। सो यू कैन से कि एक लैंग्वेज जो दूसरे चीज के ऊपर बोलना स्टार्ट करता है, तुम्हारे घर में पिताजी है, माताजी है, तुम उनके ऊपर ज्यादा बढ़िया तरीके से बोल पाओगे, एंड तुम्हारे पिताजी तुम्हारे ऊपर ज्यादा बढ़िया तरीके से बोल पाएंगे, तुम्हारे भैया तुम्हारे ऊपर ज्यादा बढ़िया तरीके से बोल पाएंगे। तो एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर बोल पाएगा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, ऐसे करके। तो मेटालिंगुअल इज लाइक द इटर्नल प्रोसेस। तुम ये चीज पढ़ोगे जब वहां पे पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ोगे, स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म दोनों का जब वहां पे लिंक होगा, ब्रिज होगा, जिसको तुम डोला बार पढ़ने के लिए वहां पे जाओगे, सिग्निफाइड एंड सिग्निफाइड, वो जो सिग्निफाइड है वो फिर से वो सिग्निफाइड का रूप ले लेगा एंड फिर से सिग्निफाइड क्रिएट करेगा, फिर से सिग्निफाइड सिग्निफाइड हो जाएगा। तो ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। दिस इज एन इटर्नल एंड एवरलास्टिंग प्रोसेस। मेटालिंगुअल का प्रोसेस सेम ही है। ये है रोमा जैकबसन। अब उसके बाद एक और टर्म आएगा जिसका कॉन्सेप्ट का नाम है डोमिनेंट। अब डोमिनेंट का मतलब क्या, उन्होंने बोला कि अगर तुम लिटरेचर या कोई भी कम्युनिकेशन के ऊपर भी तुम अगर वहां पे देखने के लिए जाओगे तो देखना कि एक चीज है जो दूसरे चीज को दबा देगा, जिस आइडिया को बोला जाता है डोमिनेंट। अगर तुम पोएट्री पढ़ने के लिए जाओगे तो बाहर के जो चीजें हैं वो पूरी तरीके से छुप जाएंगे, तो वहां पे जो एस्थेटिक क्वालिटी है वो हो जाएगा डोमिनेंट। अब एस्थेटिक क्वालिटीज का मतलब क्या, उसका जो फॉर्म है, मतलब लिटरेरी डिवाइसेस, रेटोरिक्स, प्रोसोडीज, ऑल द थिंग्स, राइम्स, ये वहां पे डोमिनेंट हो जाएगा। एक टेक्स्ट पूरी तरीके से लाइक वो ऑटोनोमस हो जाएगा, वो पूरी तरीके से फ्री हो जाएगा बाकी जो रिलेशंस है एक्सटर्नल उससे, ठीक है, वो पूरी तरीके से प्योर हो जाएगा। तो ये सब चीज को हम बोलते हैं एस्थेटिक। जो विक्टर स्लॉव्स्की जो राइटर्स थे वो वहाँ पे ये सब चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करते थे। और टेक्स्ट पूरी तरीके से हो जाएगा ऑटोनोमस, टेक्स्ट पूरी तरीके से प्योर हो जाएगा, डीफेमिलियराइजेशन तो वहाँ पे देख पाओगे, ठीक है। तो डोमिनेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है रोमा जैकबसन से। अब उसके बाद वहाँ पे आएगा मेटाफोर एंड मेटोनिमी। बिलीव मी, अगर तुम रेटोरिक्स के ऊपर मेरे को पूछोगे, मेटाफोर एंड मेटोनिमी जो रट लेते हैं वो बढ़िया है, बट अगर तुम ध्यान से देखने के लिए जाओगे मेटाफोर एंड मेटोनिमी, मेरे को अभी तक वहाँ पे समझ में आया नहीं उनका क्लासिफिकेशन क्या है, बट एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना तो होगा ही, तो इसीलिए हम बोल देंगे, ठीक है। तो देखो तुम पढ़ने के लिए जब जाओगे तो मेटाफोर एंड मेटोनिमी नॉर्मल चीज है नहीं। उन्होंने बोला कि लैंग्वेज जब तुम वहाँ पे सीखने के लिए जाओगे, अगर तुम्हारे अंदर कोई डिजीज है या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जहां पे तुम लैंग्वेज बढ़िया तरीके से सीख नहीं पाओगे, ये जो ना सीख पाना, इसको हम बोलते हैं एफेजिया। क्या बोलते हैं हम इसको, एफेजिया। अब एफेजिया में क्या होता है कि तुम वहां पे रिप्लेसमेंट नहीं कर पाते हो। से फॉर एग्जांपल तुम नॉर्मल इंसान हो, मैं एफेजिक हूँ, ठीक है, मेरे पास मेरा एफेजिया है मेरा। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल तुमने बोला नाइफ, अब मैं नाइफ बोल नहीं सकता, इसका मतलब है नहीं कि मैं मुंह से नहीं बोल पाऊंगा, मैं मुंह से बोल नहीं पाऊंगा, बट उस टाइम पे मैं याद ही नहीं कर पा रहा हूँ नाइफ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि कट कट कट, चॉप चॉप चॉप। इसका मतलब हो क्या रहा है, नाइफ के ऊपर ही मैं वहां पे बोल रहा हूँ। इसका देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, एफेजिया, मेटाफोर एंड मेटोनिमी। मेटाफोर जो है उसको बोला जाता है सिलेक्शन प्रॉब्लम। तो वहाँ पे सिलेक्शन में क्या कर रहा हूँ, वो जो नाइफ वो सिलेक्शन में कर नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या वहाँ पे बोल रहा हूँ कि अरे चॉप चॉप चॉप, कट कट कट। Can you understand? For example, rasgulle. I cannot say rasgulle. What I am saying, chip chipa, viscous, kind of sticky, uh, sweet, white, like that. So I cannot replace that thing. I am just going for kind of clues through which you have to understand that what I am saying. So if I have this kind of problem, I am aphasic, ठीक है? But in normal language, people can say rasgulle, people can say knife. So these things that you have to be careful of. So here it is a process of selection, and when we are selecting something, it is known as paradigmatic. Paradigmatic axis is always selection, and the idea of selection, it is coming from Ferdinand de Saussure. That's the reason I said that Ferdinand de Saussure influenced Roma Jacobson. Okay, so metonymy equals to selection in terms of similarities. If someone is having aphasic, that person cannot select, that person is going to create association, chop chop chop, cut cut cut, that kind of thing. Okay, it's not funny, but still it's about the selection, which is known as paradigmatic axis. So metaphor, we are done. Now we have metonymy, and metonymy is when you are having the problem to create the combination. Say for example, I drink water. It is the normal sentence, na? Subject, verb, object. But I cannot say I drink water. I'm going to say drink I water. Water drink I. So can you see, I cannot create the formula subject, verb, object. I know all those words, but the way I am speaking, it is unnatural to the other person who is speaking in naturality. True,
this is known as metonymy. It is the problem of combination, and this combination also known as syntagmatic axis. So by this conclusion, Roma Jakobsen says that if a person who is having the aphasia or aphasic, that person is having this kind of problem. One is metaphor, another is metonymy, which is selection, another is combination. So in language orientation, in the formation of the language, we need only two things coming from that, which is combination and selection, metaphor and metonymy. This is the idea of metaphor and metonymy of him. But do not ask me in terms of rhetorical understanding, मैं बोल नहीं पाऊंगा। आखिरी का जो चीज है वो है मुकारोव्स्की फोरग्राउंडिंग। अब इसका प्रोनाउंसिएशन लाइक स्पेलिंग है MUKAROVSKY, तुम देख सकते हो। These are the terms that I am using only. There is nothing like no explanation is coming from my mind. So Mukarovsky provided the term which is known as foregrounding, and Mukarovsky is predominantly dealing with the parag linguistic circle. So what is the foregrounding? Foregrounding is based on the writer, where the person is saying that it's a technique, it is a methodology. So you can say defamiliarization is the effect, and foregrounding is the methodology. Defamiliarization is the effect on the reader, and foregrounding is the methodology created by the writer. So how it is happening? In terms of foregrounding, it is mixing different things. Say for example, his eyes are like tomatoes. It is foregrounding. Why it is foregrounding? Because here writer is selecting different things in order to create an unfamiliar feelings in your perception. Foregrounding is about the methodology. Say for example, I have the brain. Now the brain can think, na, but to make that brain think, there are some methodologies that I have to use. Say for example, Frankenstein. How many of you have watched the movie Frankenstein or have heard the name of Frankenstein? So when I am making Frankenstein, when I am using different mechanisms, different methodologies, then I am creating the idea, or I am creating the giant or the monster Frankenstein. Isn't it true? So the methodology, not the effect, not the result, the methodology that I am using, it is known as foregrounding. It is based on the writer, and after using those methodologies, when I am getting the result, which is creating the monster, it is defamiliarization. It is part of the reader. Am I clear or not? So if I say for example, the sky is crying, it in natural language, in not in the poetic language but in the common language or the prosaic language, it means it is raining. But how I am using that word? Sky is crying, or the clouds are crying. So what I am doing, I am using a methodology. By using that methodology, I am first of all, I am making the cloud sad, or I am making the sky sad, and then it is filled with water. So I am creating a kind of association inside me, and that association, that familiarity is an unfamiliar towards the reader. So I am using that methodology in order to create this effect. Clear or not? Methodology means you have to read that much, you have to study these works, you have to revise these works, you have to go through the entire video of me. These are all methodologies. After using that, when you are going to get the JRF, this is the effect. This is defamiliarization. सब लोग चौंक जाएंगे, she got JRF. This is defamiliarization. Clear or not? So Mukarovsky, foregrounding and defamiliarization. Shklovsky, Victor Shklovsky's idea of defamiliarization, it was later developed into foregrounding. So Shklovsky comes first and Mukarovsky foregrounding, it is coming after Victor Shklovsky. It was influenced by Victor Shklovsky's After-Writing, which is known as defamiliarization. So आज के लिए मैंने हिंदी में बोला या इंग्लिश में, आई डोंट नो, ये आखिरी का एक्सट्रीमली सॉरी अगर मैंने इंग्लिश में बोल दिया तो, अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रहा है तो। सो दैट इज दैट। आई हैव अनदर चैनल, मेरा एक और भी चैनल है, वो पूरी तरीके से इंग्लिश में है। तो अगर तुम सुनना चाहते हो पूरी तरीके से सब कुछ इंग्लिश में, तो मैं तो वही बोलूंगा कि वहां पे जाकर के सुन लो। ये पूरी तरीके से हिंदी में, कुछ भी प्रॉब्लम आएगा नहीं। एग्जामिनेशन के लिए जो भी जरूरी है मैंने यहाँ पे सब कुछ बोल दिया। आई कैन गिव यू द गारंटी, आई गेस कि इतना बढ़िया तरीके से सब कुछ खुल करके कोई भी बोलेगा नहीं। अभी भी बाकी है, न्यू फॉर्मेलिज्म वहाँ पे आएगा, ठीक है, तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। एलसी नाइट वहाँ पे आएगा, व्लादिमीर प्रॉप वहाँ पे आएगा। नेवर माइंड। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू हैव एंजॉयड। अगर तुम नए हो चैनल में तो तुम सब्सक्राइब कर सकते हो, जा करके सीधे सर्च करो योर लिटरेरी वर्ल्ड @yourliteraryworld, कोई भी गैप ना दे करके देखना, वहाँ पे मिल जाएगा इंग्लिश चैनल, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू हैव एंजॉयड एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। हैव अ नाइस डे।